हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो एंड तक देखना है, आपको ध्यान से देखना है। आज 15 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आज की इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यानी 10 क्वेश्चन तो रोजाना पढ़ाया जाता है, 5 और क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए गए हैं, इन तक जरूर देखना। चलिए कल का क्विकली रिवीजन करेंगे। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया गया और न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक अभी राजस्थान ने पारित किया है। ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। विपक्षी दलों की 26 पार्टियों ने मिलकर के एक नया अलायंस बनाया है जिसका नाम रखा है इंडिया। विदेश मंत्रालय ने इंडोनेशिया में भारत का अगला राजदूत संदीप चक्रवर्ती को नियुक्त किया है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका ने फेरी सर्विस शुरू करने की घोषणा की हुई है। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार प्रोफेसर थल्लपिल्ले प्रदीप को दिया गया है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। और अभी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने बैडमिंटन में सबसे तेज स्मैश का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, अभी इन्होंने कोरिया ओपन भी जीता है, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। और अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड, एमी अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित बहुत ही फेमस पॉप स्टार मास्टर गायक टोनी बेनेट का निधन हो गया है। ये टॉप 10 वो क्वेश्चन थे जो कल की वीडियो से थे, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया? इनकम टैक्स डे। तो प्रत्येक वर्ष इनकम टैक्स डे दोस्तों मनाया जाता है 24 जुलाई को। 24 जुलाई को आयकर दिवस या कहें इनकम टैक्स दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जुलाई को ही 1960 में पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था। पहली बार सन जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में लगाया गया था इनकम टैक्स। इसकी कहानी बड़ी रोचक है। देखिए 1860 में लगाया गया था। इससे पहले 3 साल पहले 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति में जो अंग्रेजों का नुकसान हुआ था ना, उसकी भरपाई के लिए अंग्रेजों ने भारत पर पहली बार इनकम टैक्स इम्पोज किया था और तब से ये इनकम टैक्स के लिए दिवस बन गया। लेकिन ये दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2010 से हुई है। अब इसके पीछे 1860 वाली कहानी के पीछे ये दिन चुने जाने का इतिहास है। यानी कि 24 जुलाई जो दिन चुना गया है, इसके पीछे का तर्क ये है कि 24 जुलाई 1860 में पहली बार भारत में इनकम टैक्स पेश किया गया था, इसलिए 24 जुलाई को मनाया जाता है और 2010 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। अच्छा, इनकम टैक्स जो है ये किसके तहत आता है? तो देखो इनकम टैक्स भारत में भारत में क्या मतलब दुनिया में 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। इनकम टैक्स जो होता है ये डायरेक्ट टैक्स में आता है, यानी प्रत्यक्ष कर में आता है। तो प्रत्यक्ष कर जो है भारत में वो सीबीडीटी कंट्रोल करता है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। और आपको याद होगा कई बार मैंने बोला है, जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करता है, मतलब इसके तहत आते हैं। 1 जुलाई 2017 को भारत में सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को मिला करके जीएसटी रूप दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर सीबीडीटी की बात करेंगे हम लोग आज प्रत्यक्ष कर की। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है इसके द्वारा ये दिवस भी मनाया जाता है और डायरेक्ट टैक्सेस जो है उनको लिया जाता है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। नितिन गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं सीबीडीटी के। क्लियर? अब यहाँ पर देख लीजिए प्रमुख दिवस जो हैं आए हुए हैं अभी तक जुलाई मंथ के। तो रिवीजन करते हैं एक एक करके। देखिए 4 दिन तो मनाए गए 1 ही जुलाई को। नेशनल डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे, इसके अलावा राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इसके बाद 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 11 को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 11 और 12 याद रखना। 12 जुलाई को ही नाबार्ड स्थापना दिवस, 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेल्सन मंडेला दिवस ये भी पूछा जाता है, 18 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस, 22 जुलाई विश्व मस्तिष्क दिवस और 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे। अगला, भारत ने पूरे देश को E20 ईंधन से शामिल करने का कब तक लक्ष्य रखा? तो दोस्तों भारत ने टारगेट बनाया है कि 2025 तक भारत में जितने भी वाहन होंगे उनमें 20% एथेनॉल का यूज होगा। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाएगा, तो इसको E20 कहा जा रहा है। E20 मतलब एथेनॉल और इसका 20 मतलब 20%। तो एथेनॉल का परसेंटेज होगा 20, किसमें? पेट्रोल वगैरह में। ठीक है, तो जितने भी वाहन हैं जो यूज किए जाते हैं पेट्रोल और डीजल से भी, उन सब में 20% का एथेनॉल मिलाया जाएगा। और ये शुरुआत भी हो चुकी है हालांकि। तो ये इन्होंने टारगेट रखा है 2025 तक ऑल ओवर इंडिया में ये लागू कर दिया जाएगा।
तो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में गुजरात में एक मीटिंग में इन्होंने ये अनाउंस किया है, ठीक है। हालांकि ये वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिए थे, G20 की एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी और उसमें इन्होंने अनाउंस किया हुआ है ये। क्लियर? चलिए, तो अब उसके बाद 50% नॉन फॉसिल इंस्टॉल कैपेसिटी बाय द ईयर 2030 ये भी बताए हैं कि 2030 तक 50% तक भी हो जाएगा। अब देखो ये कुछ और डिटेल है, जैसे भारत ने ये भी बताया कि 9 साल में 19 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी को से जोड़े हैं परिवारों को। 2030 तक 50% गैर जीवाश्म स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य बनाए हैं। अच्छा, अब लक्ष्य की बात आ ही रही है तो कुछ और जो लक्ष्य है उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 2025 में भारत ने टीबी मुक्त होने का भी लक्ष्य रखा है। टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए भारत सरकार कौन सा अभियान चला रही है? निक्षय मित्र अभियान। इसके अलावा दोस्तों भारत ने 2047 तक लक्ष्य रखा है कि हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2070 तक हम लोग क्या हो जाएंगे? CO2 मुक्त हो जाएंगे, जीरो कार्बन एमिशन वाला, कार्बन डाइऑक्साइड का जीरो एमिशन होगा हमारे यहाँ, यानी कि कार्बन एमिशन मुक्त हो जाएंगे हम लोग। इसके अलावा एक और याद आ रहा है मुझे, यहाँ पर मैं लिंक करा देता हूँ, यूपी गवर्नमेंट का है, वो भारत सरकार का नहीं है। यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2030 तक जितने भी सरकारी वाहन होते हैं उन सबको ईवी से, यानी इलेक्ट्रिक वाहन से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो 2030 तक ये यूपी गवर्नमेंट की एक टारगेट है, इस प्रकार से कहें। आगे, जुलाई 2023 में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो देखो, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए ना अभी अल्जीरिया ने आवेदन किया है, ये चाहता है ब्रिक्स में शामिल होना और ब्रिक्स में भी शामिल होगा। ब्रिक्स वाले जो मेन मीटिंग समिट होती है उसमें शामिल होगा ही, साथ ही साथ ब्रिक्स का जो बैंक है उसमें भी ये शामिल होना चाहता है और इसके लिए इसने 1.5 बिलियन US डॉलर का कंट्रीब्यूशन भी किया हुआ है, इसके लिए भी ये तैयार है। तो यहाँ पर देखिए डिटेल्स भी आपके सामने रखी गई है। अल्जीरिया का पहला योगदान जो है, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन 1.5 बिलियन USD का है, ब्रिक्स में ये शामिल होना चाहता है। ब्रिक्स के अगर हम लोग पावर देखें आज के टाइम पर, तो ब्रिक्स देखो, ये ब्रिक्स जो है एक्चुअली में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से मिलकर के बना है। ये 5 देश जो है ना, इन 5 देशों की इकोनॉमी अगर देखा जाए तो दुनिया की लगभग 26% इकोनॉमी इसमें आ जाती है और अगर आबादी देखी जाए तो दुनिया की 40% आबादी इन्हीं 5 देशों से है। उनमें आप जानते हो भारत और चाइना जब दोनों शामिल है तो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और चाइना भी उतना ही ले लो लगभग में, ठीक है। तो दूसरे स्थान पर चाइना है, इस वजह से 40% से अधिक आबादी है यहाँ पर। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था G20 के बारे में, वैसे एक वीडियो पड़ी हुई है, आप अगर देखना चाहो G20 और G7 के बारे में देख सकते हो, सर्च करना MGT एजुकेशन आगे लिख देना। तो G20 के बारे में मैंने आपको बताया था कि दुनिया की 80% GDP जो है वो G20 कंट्रीज से आती है। अब G20 में भी भारत, चाइना वगैरह शामिल है और यहाँ पर देखो दुनिया का 26% GDP वो इसमें है, ठीक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की इस बार की अध्यक्षता कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और जान लो, यहाँ पर डिटेल्स है। जैसे कब होगी समिट? 22 से 24 अगस्त के बीच में होगी। कौन सी समिट होगी? 15वीं समिट होगी इस बार। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में यह आयोजित किया जाएगा। इसके देखिए कितने पार्टिसिपेंट हैं? 5 पार्टिसिपेंट हैं। किनको इनवाइट किया गया है? अफ्रीकन यूनियन को इस बार इनवाइट किया गया है, ठीक है। और चेयर कौन कर रहा है, यानी अध्यक्षता कौन कर रहा है? सिरिल रामाफोसा, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है। तो जो कंट्री होस्ट कर रही होती है उसका जो शीर्ष पद वाला होता है व्यक्ति, वो आता है, अध्यक्षता करता है, ठीक है ना। अब अगली वाली ब्रिक्स समिट कहां पर होगी? तो ये भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। देखो ऐसे ब्रिक्स लिख लेना और ऐसे सीरियल वाइज करते जाना। जैसे इस बार साउथ अफ्रीका ने किया है तो अगली बार ब्राजील करेगा, फिर रसिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, ऐसे ऐसे चल रहा था। तो बताओ, चलो कमेंट करके पिछली बार वाला आयोजन का मेजबानी कौन किया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन देशों के बीच नॉर्थ इंटरेक्शन 2023 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में रसिया और चाइना ने नॉर्थ इंटरेक्शन 2023 नाम से एक सैन्य अभ्यास किया है। देखो रसिया और चाइना आज के टाइम पर बहुत युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। कारण यह है, देखो चाइना भी यूएस के खिलाफ है और रसिया तो आप जानते हो यूएस के खिलाफ है ही। तो ये दोनों ना एक प्रकार से अलायंस बना रहे हैं, अपने आप में समझो वो जुड़ रहे हैं, ठीक है। और ये अभी देखो सी ऑफ जापान में एक एक्सरसाइज किए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि चाइना और रसिया ईरान के साथ मिल करके ओमान की खाड़ी में एक अभ्यास किए थे। कहां पर? ओमान की खाड़ी में एक अभ्यास किए थे। नाम था इसका सुरक्षा बॉन्ड नाम था इसका, ठीक है। तो वो इसमें देखो रसिया चाइना के साथ साथ ईरान भी था।
ईरान भी था, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये तीनों, ये सभी देखो, ईरान भी यूएस का खिलाफी है मतलब, ठीक है। तो ये सभी लोग जो है मिल करके अभ्यास कर रहे हैं जिससे एक अलग से अलायंस हो जाए। तो अभी ये नॉर्थ इंटरैक्शन कहां पर हुआ? जापान सागर में हुआ है। आगे, हाल ही में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की नई कोच नियुक्त की गई हैं रविंद्र बसंटू। रविंद्र बसंटू आपको यहाँ पर इमेज में दिख जाएंगी। इनको नियुक्त किया गया है इंडियन विमेन्स वॉलीबॉल टीम का नया कोच। अब ये इंडिया के लिए भी खेल चुकी हैं, कई सारे मैच इन्होंने खेले हुए हैं। तो 19वीं एशिया महिला चैंपियनशिप अभी होनी है, 22 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा चीन के हांगझू में। तो उसी के लिए टीम को तैयार करने की जिम्मेदारी इनको दी गई है। किसे? रविंद्र बसंटू को। वैसे आपको बता दें, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ने 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों में नेपाल को हरा करके गोल्ड भी जीता था, महिला वॉलीबॉल टीम ने, ठीक है। आगे, हाल ही में नामंग्या सी खाम्पा, इनको किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो इनको दोस्तों अभी सोमालिया में नियुक्त किया गया है भारत का अगला राजदूत। हालांकि ये केन्या में भी बनाई गई हैं उच्चायुक्त, ठीक है, इनकी भी जिम्मेदारी दी गई है साथ ही साथ में। तो यहाँ की ये हाई कमिश्नर होंगी और सोमालिया की ये होंगी एम्बेसडर, ठीक है, यहाँ पर देखो। और साथ ही में इनको केन्या में भारत का हाई कमिश्नर भी नियुक्त किया गया है। 2000 बैच की ये आईएफएस ऑफिसर है। इससे पहले 2002 से 2006 और 2013 से 2016 के बीच में चीन में भी ये काम कर चुकी हैं राजदूत के रूप में। अच्छा, पिछले दिनों में जहां जहां पर भी राजदूत नियुक्त हुए हैं भारत के, उनको भी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे अभी कल की ही वीडियो मैंने बताया था आपको कि इंडोनेशिया में राजदूत भारत का नियुक्त किया गया है संदीप चक्रवर्ती को। किसे? संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अभी बीच में चर्चे में आए थे अमेरिका के राजदूत, तो उनका भी नाम रिकॉल कर लीजिए, तरनजीत सिंह संधू। ये नियुक्त अभी नहीं हुए हैं लेकिन अभी चर्चे में आए थे, तो उनका नाम याद रखना। वैसे मैंने चर्चे में आए हुए पवन कपूर के बारे में भी बताया था कि रसिया में भारत के राजदूत हैं। इसके अलावा देवेश उत्तम जो हैं, इनको लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, देवेश उत्तम को, ठीक है। इसके अलावा मनीष गुप्ता को घाना में नियुक्त किया गया है। अगर आप नोट डाउन कर पाओ तो नोट डाउन कर लो, वैसे मैं अब अगली बार जब आएगा ना तो इसको नोट करवा करके एक पेज पर आपको दे दूंगा, ठीक है, जब अगली बार जब भी राजदूत का क्वेश्चन आएगा कोई तो। और अभी यूएई के भी राजदूत चर्चे में आए थे। तो यूएई में भारत के राजदूत कौन है? संजय सुधीर है, इनका भी नाम याद रखिएगा। और पनामा में भारत के नियुक्त किए गए हैं सुमित सेठ। कौन? सुमित सेठ। और सुमित सेठ तब नियुक्त किए गए जब ये पनामा का जब पद खाली हुआ। पनामा में एक्चुअली में उपेंद्र सिंह रावत थे, तो उपेंद्र सिंह रावत युगांडा में नियुक्त किए गए हाई कमिश्नर के रूप में, तो पनामा में फिर सुमित सेठ को नियुक्त कर दिया गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसेना अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो वो बन गई हैं एडमिरल लीसा फ्रेंचिटी। लीसा फ्रेंचिटी जो हैं ये अमेरिका में शीर्ष नौसेना अधिकारी बन गई हैं, यानी कि वहां की जो नेवी है उसको ये लीड करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आर्टिकल भी है द हिंदू का आपके सामने, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको नॉमिनेट किया हुआ है। तो यहाँ पर भी डिटेल्स दी गई हैं। एक और चीज याद रखिएगा, वाइस एडमिरल जेम्स किल्बी जो हैं ये अगले उप प्रमुख हैं नौसेना संचालन के, ठीक है। अब एक बात और, यहाँ पर देखो डिटेल्स दी गई है लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअली में पुरानी डिटेल्स है, अभी ये पोस्ट संभाली नहीं है। तो अभी अगर आप विकिपीडिया पर सर्च करोगे ना तो अभी आपको चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस के रूप में मिशेल एम गिल्डे का नाम वहां पर दिखाई देगा, लेकिन अब ये रिटायर होंगे, मतलब इनकी जगह पर अब नियुक्त होंगी कौन? लीसा एम फ्रेंचिटी, ठीक है। ये अभी तक वाइस चीफ ऑफ नेवल थी लेकिन अब ये होंगी चीफ ऑफ नेवल। और वाइस चीफ ऑफ नेवल कौन बनेंगे? ये बनेंगे जेम्स किल्बी। क्लियर है ना? देखो अब यहाँ पर ये यूएस का है, मतलब कह सकते हैं पूरा। तो कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, जैसे जो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, मेन कमांडर जो होता है, सुप्रीम कमांडर जिसे कहते हैं। भारत में भी ऐसी सेम व्यवस्था है, भारत में तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है कौन? राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर भी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जैसे अपने यहाँ विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ पर विदेश सचिव और रक्षा सचिव वगैरह कहा जाता है। तो यहाँ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, मतलब कि ये रक्षा सचिव हैं। रक्षा सचिव समझ लीजिएगा वहां के रक्षा मंत्री, तो ये लॉयड ऑस्टिन है। सेक्रेटरी ऑफ नेवी यानी नौसेना के सचिव कौन है वहां पर? तो वहां पर कार्लोस डेल टोरो है, ठीक है। वहां पर नौसेना का भी एक सचिव नियुक्त किया जाता है। अगला है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन यानी आईएमएफ के निदेशक मंडल में निर्वाचित किया गया? अब यहाँ पर आईएमएफ का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मत समझिएगा, आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन। तो इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दोस्तों एस विंसेंट राजकुमार। ये भारतीय मूल के हैं
और इनको भी इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए भारतीय मूल के ये डॉक्टर है। ओके, तो नए चेयरमैन ये होने वाले हैं। अब ये माइलोमा क्या है? तो ये एक प्रकार से बोन मैरो का कैंसर है, समझ लीजिए। बोन मैरो का कैंसर का एक टाइप होता है और प्लाज्मा कोशिकाओं का कैंसर कह सकते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा जो है इसके एक इंटरनेशनल इसका संगठन है, इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन, उसके ये प्रमुख होंगे। ब्रायन जी एम ड्यूरी के जगह पर आएंगे। इनके बारे में अगर बात करें तो अभी तक ये 480 से ज्यादा पीर रिव्यू पेपर इस पर ये प्रकाशित कर चुके हैं, मल्टीपल माइलोमा पर। ठीक है, तो इनको अच्छा सा नॉलेज है इनको माइलोमा के बारे में। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के तहत मेगा वृक्षारोपण अभ्यास किया? तो अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने 22 जुलाई को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के तहत एक मेगा वृक्षारोपण अभियान किया हुआ है। 22 जुलाई को इन्होंने 35 करोड़ का पहले लक्ष्य रखा था, लेकिन 30 करोड़ इन्होंने सक्सेसफुली प्लांट करवाए हैं। ठीक है, एक ही दिन में। ये भी एक अपने आप में विश्व रिकॉर्ड ही है। अच्छा, इन्होंने बात किया है 2 चरणों में। तो ये पहला चरण था, यानी फर्स्ट स्टेज था 22 जुलाई। सेकेंड स्टेज ये बता रहे हैं कि 15 अगस्त को फिर से लगाया जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछा जाएगा कि कहां पर ये वृक्षारोपण, जो मेगा वृक्षारोपण अभियान है, वो कहां पर शुरू किया गया। खास करके यूपी लेवल के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी स्पेशल की, उनसे ये जरूर पूछा जाएगा किस जिले में। तो आप बताइएगा बिजनौर में। बिजनौर एक जिला है, वहां के विदुर कुटी आश्रम में पौधरोपण का ये अभियान शुरू किया किसने? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसका विषय क्या रखा गया था? पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। ठीक है, हालांकि लगाए तो पौधे जाते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश जो है ये दूसरा चरण 15 अगस्त को फिर से शुरू करेगा और जिसके तहत 35 करोड़ का अगेन लक्ष्य रखा जाएगा, यानी 35 करोड़ को एक बार फिर पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी के बारे में यहाँ पर डिटेल जान लो। आज देखो क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए यूपी के बारे में मैं यहाँ पर बोल करके नहीं बताऊंगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लेना। आगे, हाल ही में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू हुआ। ये जानकारी अभी संसद की सत्र में दी गई है। देखो संसद की अभी सत्र चल रही है, तो इसमें बहुत सारे डिटेल, बहुत सारे डाटा आएंगे आपके सामने। तो अब आने वाले दिनों में बहुत सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं। तो आप कोशिश करना एक पेज बना लेना अपने नोट्स में अलग से, संसद का जो ये सत्र चल रहा है उसमें जो जो भी घटनाएं आती हैं उनको एक सीरियल वाइज लिख लेना, तो आपको काफी मदद मिलेगी आपके एग्जाम में। फिलहाल यहाँ पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि 20 जुलाई 2023 को ये जानकारी के अनुसार कि अभी तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने अपने राज्यों में भूजल कानून लागू कर लिया है। अब इसका क्या मतलब कि अपने अपने राज्यों में कर लिया है? देखो, जब भी केंद्र सरकार कोई चीज लाती है, जैसे आप सुने होंगे जीएसटी लाया गया था, तो आपने ये जरूर सुना होगा जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम बना था और अंतिम राज्य बना था जम्मू कश्मीर। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला कोई राज्य बना होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर धीरे धीरे करके सभी राज्यों ने अपने अपने राज्यों में लागू किया होगा। ऐसे ही आपने सुना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी नई शिक्षा नीति, जिसमें आपने सुना था कि सबसे पहला राज्य कर्नाटक बना था, दूसरा मध्य प्रदेश बना, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके अभी भी लोग लागू करते जा रहे हैं। बहुत सारे राज्य अभी भी लागू नहीं किए हुए, है ना। तो ऐसे ही जब भी सरकार कोई चीज केंद्र सरकार लाती है तो उसमें धीरे धीरे करके बाकी जो राज्य हैं वो शामिल होते जाते हैं। तो अभी तक ये डाटा के अनुसार 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो गए हैं। समझ में आया? 60% ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है, खास करके अनुसूचित जाति के बाहुल्य क्षेत्रों में। इसके अलावा एक और जरूरी बात, यूनेस्को ने 2018 में जब एक सर्वे किया था, विश्व जल विकास रिपोर्ट जब पब्लिश किया था, उसमें इसने बताया था कि भारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपयोग करने वाला देश है। अच्छा, ये भूजल है क्या? हिंदी वाले तो समझ रहे होंगे, इंग्लिश वालों को दिक्कत आ रही होगी। भूजल मतलब जो जमीन पर स्थित जल है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से समझो कि स्टोरेज वाटर। तो स्टोरेज वाटर जो है, स्टोर्ड वाटर जो है, इसका कितना यूज कौन कर रहा है। यहाँ पर देखिए इस कानून में वर्षा का जल संचयन का भी प्रावधान है, यानी कि वर्षा का जल कैसे स्टोर किया जा सकता है। जैसे अगर आपको याद हो, यूपी सरकार ने दोस्तों एक अमृत सरोवर योजना शुरू की थी, जिसके तहत उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला जो है ये देश का पहला ऐसा अमृत सरोवर वाला जिला बना था रखने वाला। ठीक है, तो अमृत सरोवर योजना भी याद रखना उत्तर प्रदेश का है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और आगे और क्वेश्चन देखें, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा श्रावण मास का आज एक बार फिर से ऑफर जो है वो अनलॉक किया गया है। सिर्फ आज के लिए है ये, और इसके तहत जितने भी कोर्सेज हैं आज ई बुक पर नहीं दिया जाएगा इस बार सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज पर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर से ऑफर का इंतजार कर रहे थे, पिछली बार नहीं ले पाए थे मौका। तो सावन 50 कूपन कोड जो है एक बार फिर से आज के लिए एक्टिवेट किया गया है।
इसको अगर यूज करेंगे तो आप हमारे जितने भी पेड बैचेज हैं उनको ले सकते हैं, उनमें 50% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए थोड़ा सा अभी समय दीजिए। यूपी पुलिस और इसको थोड़ा सा इसमें ज्यादा समय लग रहा है, यूपी पुलिस में और जीएस सफलता बैच में। इसको कुछ एक लेवल पर पहुंचा दें, उसके बाद दिल्ली पुलिस का लॉन्च करेंगे। दिल्ली पुलिस जो है आपका हो सकता है 1 अगस्त से बैच आए। ठीक है। तो जिनको जिनको प्री इनरोलमेंट करना है, अगर वो चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप करें, उनका एक प्री इनरोलमेंट करा दिया जाएगा। तो जैसे ही बैच आएगा वो उसमें इनरोल हो जाएंगे। ठीक है। तो वो ऑफर का फायदा भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल बाकी लोग जो है कोर्सेज पर ऑफर का आज फायदा उठा सकते हैं एमजेटी ऐप पर। ठीक है। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप करना है 7235939467। ठीक है। अच्छा, अब कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, जैसे जैसे ना चैनल बड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं देश भर से, तो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जाती है लोगों की, और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं कि हर एक एग्जाम को कवर कराना है। 10 क्वेश्चन से कभी कभी कुछ क्वेश्चन छूटने वाले होते हैं, जैसे लग जाते हैं कि इसको छूट जाएगा ये। तो यहाँ पर मैं एक नई तरीके से पहल शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपका हर प्रकार का एग्जाम जो है वो कवर हो जाए। ठीक है। वैसे तो अभी भी सब कुछ कवर ही कराया जा रहा था, कभी भी छोड़ा नहीं जाता था। हो सकता था 2 दिन बाद कोई क्वेश्चन बताते थे, लेकिन सब कुछ कवर होता था। लेकिन अब चूंकि करंट अफेयर का महत्व तो बढ़ता जा रहा है लगातार एग्जाम्स में, तो इसलिए यहाँ पर एक नई पहल आपके लिए शुरू की गई है कि जैसे कुछ जो लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको लास्ट में आपको वन लाइनर फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। ठीक है। तो 10 क्वेश्चन तो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, और एंड में आपको 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जितने भी आए रहेंगे, जो लगेगा लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन वन लाइनर फॉर्मेट में दिमाग में जानकारी बैठा देनी चाहिए, तो वो यहाँ पर बता दिया जाएगा। अब एक चीज और बात, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हर दिन आपको ये वन लाइनर मिले। हो सकता है किसी दिन मिल जाए, हो सकता है किसी दिन ना मिले। ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको आपको अच्छे से इसको ध्यान में रखना है, बस दिमाग में बैठाए रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, यानी कहे कि 11वां क्वेश्चन है, फिल्म फेयर पुरस्कारों का जो 69वां संस्करण होना है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? गुजरात करेगा। अब जब फिल्म फेयर होगा तब तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा ही, ये तो लिया ही जाएगा। लेकिन अभी एक न्यूज निकल करके आई है कि 69वां संस्करण इस बार गुजरात में होगा। वैसे अगर आपको पता हो, फिल्म फेयर अमूमन जो होता है मुंबई में ही होता है, पिछले कुछ सालों से इधर उधर करवा रहे हैं। अनुदान तब्बर ने ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी हाल ही में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क शुरू किया गया है अमरावती महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 14 शहरों में, उत्तर प्रदेश के 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित किया है। ये खास करके यूपी स्पेशल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आम दिवस अभी 22 जुलाई को मनाया गया है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जिससे आप हर प्रकार से क्वेश्चंस को ले सके। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो रिवीजन वाला सेक्शन शुरू कर रहे थे उस पहुंचते हैं रिवीजन वाले पॉइंट पर। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर्स 29 मई को मनाया गया। आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब ऋतिक रोशन ने जीता है। एनपीए प्रबंधन में प्रभावशाली बैंक रैंकिंग में कौन सा बैंक है टॉप पर? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मलेशिया मास्टर्स एचएस प्रणय ने जीत लिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश रमेश देवकी नंदन बनाए गए थे। और अभी लियोनल मेसी जो है, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सर्वाधिक गोल करने का यूरोपीय रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, यानी यूरोप में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में लियोनल मेसी है टॉप पर। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो ने जीता है। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीत लिया मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन वैसे 10 में से 8 रेस जीत चुके हैं इस सीजन के। और अभी हाल ही में अंबाती रायडू जो है आईपीएल के फाइनल से पहले ही आईपीएल की संन्यास की घोषणा कर दिए थे। कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ जो हैं श्री कृष्ण हरिहर शर्मा जो हैं, ये बनाए गए हैं। अच्छा एक चीज और, आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग जो है ये 5 बार खिताब जीत चुकी है। गलती से चेन्नई 4 बार मैंने बोल दिया था पिछली क्लास में, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। आगे आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग ने जीता। 5 बार की विजेता है। 2010 जीता था इन्होंने, 2011 जीता, फिर उसके बाद 18 जीता, 21 जीता और अब 23 जीता। ठीक है। तो ये आईपीएल का खिताब है। ठीक है। और 5 बार ही मुंबई इंडियंस भी वैसे जीत चुकी है। 5 बार मुंबई इंडियंस में अगर बात करें तो 2013, 15, 17, 19 और 20। ठीक है। ये 5 बार इनका हो गया। बाकी 2012 और 14 जीता था केकेआर ने, उसके बाद फिर 16 जीता था हैदराबाद ने, और 8 वाला जीता था राजस्थान रॉयल ने सबसे पहली बार विजेता, और डेक्कन चार्जर्स 9 जीती थी। ठीक है। आगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला चैलेंज कप का खिताब भारत ने जीता है।
और अभी कंबोडिया के राजा ने भारत की पहली राजकीय यात्रा की है। खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया, खीर भवानी मेला, ठीक है। यहीं पर एप्पल फेस्टिवल भी किया गया था, अगर आपको याद हो तो एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। और अभी हाल ही में ओडिशा राज्य ने मोघर आवास योजना शुरू की। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है। रजब तैयब अर्दोगान ये तुर्की के एक बार फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डियोर का खिताब एनाटॉमी ऑफ ए फॉल ने जीता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अभी हाल ही में 30 मई को गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। क्लियर। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें तो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन बने थे। गुजरात हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल बनी है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से कब शुरू की गई थी, या कहें कि कब शुरुआत हुई थी इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये घुमा फिरा करके यहाँ से क्वेश्चन बने हैं एग्जाम्स में। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आईसीसी वर्ल्ड कप भारत कब जीता था? ठीक है, दोनों ही इजी क्वेश्चन है, आप आंसर कर सकते हो। और वैसे आज का ऑफर आप फायदा उठाना मत भूलना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, वीडियो कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।